Good morning. So let's start. Our first question is what we mean by the term Dux de Machina. तो वर्ड जो है ये डिक्स डी मशीना, इसका मीनिंग क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसका मीनिंग है गॉड फ्रॉम मशीन। मतलब मैं इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। एक अनएक्सपेक्टेड पावर होती है ना, जो सिचुएशन को सेव कर लेती है, जिसमें मतलब कोई होप नहीं होती। स्पेशली कोई प्लेयर नोबल है, उसमें कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हुई कि कोई उसके साथ वो हो रहा था, हीरो के साथ कुछ गलत हो रहा था, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड पावर आई और उसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। जैसे एग्जांपल के लिए बताती हूँ, जैसे कोई करेक्टर है, फैल ऑफ अ क्लिफ, मतलब एक उससे गिर रहा था किसी सीढ़ी से, किसी से। फिर क्या हुआ, अचानक से एक फ्लाइंग रोबोट आया और सडनली एक्टिवेट हुआ और उसे कहीं से आके उसे कैच कर लिया, तो वो सेव हो गया। तो ये हम बेसिकली प्ले और नॉवल में करते हैं। डिक्स डे मशीना, गॉड फ्रॉम मशीन, मतलब किसी तरह से गॉड हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हमारी रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं जब हमारे साथ कुछ बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से बहुत ही स्ट्रगल चल रहा होता है, फिर भगवान का कोई वो होता है, मिरेकल होता है, तो हमारी हेल्प हो जाती है। इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन, whoever left that left not at first sight, who says this line? ये लाइन फीवे बोलती है कैनीमेट से। कौन से प्ले की लाइन है? एज यू लाइक इट की लाइन है, एज यू लाइक इट शेक्सपियर का। तो फीवे को ये लगता है कि लव इज़ नॉट रियल अनलेस इट इज़ फेल्ट एट फर्स्ट साइट। मतलब प्यार सच्चा है ही नहीं अगर वो फर्स्ट साइट में हमें फील नहीं हो रहा ना। तो जो करेक्टर है, जो मोस्ट एग्जाम्पलीफाई है इस स्टेटमेंट को, वो ये करता है। जो ओरलैंडो होता है ना, ओरलैंडो इस प्ले का हीरो, और जो हीरोइन होती है रोजाली, वो एक रेसलिंग मैच में मिलते हैं और वो फैल इन लव एट फर्स्ट टाइम। जब वे रेसलिंग मैच में, ये क्वेश्चन भी आया है कि वे कहाँ मिलते हैं फर्स्ट टाइम, तो वे रेसलिंग मैच में मिलते हैं और फिर वे दे डोंट लेट गो ऑफ दैट फीलिंग। वे इस फीलिंग को कभी जाने नहीं देते। लास्ट में दे एंडेड अप विद मैरिज। तो फीवे बोलता है लाइन गैनीमेट में, ये मतलब जो फीवे है वो स्टार्टिंग में फॉल्स इन लव विद डिस्गाइज रोजलिन। रोजलिन के साथ प्यार में पड़ती है, लेकिन सी एंड्स अप मैरिंग सिल्वियस होम शी हैज़ नेवर लव। उसने शादी लेकिन सिल्वियस से की है, जिससे वो कभी उसने प्यार किया ही नहीं था। ये जो कोटेशन है ये फीवे पे फिट नहीं होती, लेकिन ये कोटेशन इसी प्ले की रोजालिन और ओरलैंडो पे फिट बैठती है कि वो प्यारी किया जो फर्स्ट साइट में देख के कुछ फील ना हुआ, वो फीवे बोलता है। अच्छा, इस प्ले में 4 शादी होती है लास्ट में। किस किस की, मैं एक बार आपको रिफाइन कराती हूँ। रोजालिन की ओरलैंडो से, रोजालिन जो कि गैनीमेट का वो बनती है, डिस्गाइज करती है खुद को, उसकी ओरलैंडो से होती है। सीलिया की ओलिवर से, फीवे की सिल्विया से, और टचस्टोन की ऑड्रे से। 4 मैरिज से प्ले एंडेड होता है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है उसमें चारों तरफ लव सीन्स एवरीवेयर यू लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज बीइंग स्टूपिड पेंटेड ब्लाइंड नॉर हाथ लव्स माइंड ऑफ एनी जजमेंट टेस्ट बीइंग and no eyes figure unhappy haste and therefore is love said to be a child because in choice he is so oft beguiled. Who says these lines? ये लाइन कौन बोलता है? ये लाइन बोलती है हेलेना। हेलेना कौन से प्ले की है? ए मिडसमर नाइट ड्रीम। अब हेलेना क्या कहती है, मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि लव लुक्स नॉट विद आइज, लव आँखों से ही देख रहता बट विद द माइंड, प्यार मतलब दिमाग से देख रहता है। इसलिए वो जो है बीइंग स्टूपिड पेंटेड ब्लाइंड, इसलिए जो वो पंख वाले काम दे रहे हैं उनको भी अंधा कर दिया गया था। उसके कहने का मतलब ये था हेलेना का कि इट शुड नॉट मैटर व्हाट ए पर्सन लुक्स लाइक। ये मैटर नहीं करता एक पर्सन कैसा दिखता है। यू लव देम फॉर देयर पर्सनैलिटी एंड व्हाट इज इनसाइड, हाउ दे थिंक, हाउ दे बिहेव। तो वैसे ये जो हेलेना वाली कोटेशन है ये उसने जेलसी में बोली थी, क्योंकि जो हर्मिया थी वो हर्मिया इज मोर ब्यूटीफुल देन हेलेना। तो हेलेना को ये लगता था कि डेमेट्रियस शुड लव हर फॉर हु शी इज एंड कीप हिज प्रोमिसेस टू हर rather than looking Hermia for beauty.
मतलब उसको ये लगता था कि डेमेट्रियस को उससे प्यार करना चाहिए, ना कि उससे, हर्मिया से। किसके लिए? फॉर ब्यूटी, मतलब ब्यूटी के लिए उसके पास आ जाके उसके पास आना चाहिए। लव स्लोक नॉट विद द आइज, जब आंखों से देखा जाता है, बट विद द माइंड, माइंड से, उसकी पर्सनैलिटी से किया जाता है। विच इज़ द ओनली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी टू हैव टू प्लॉट्स। दो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, सॉरी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कौन सी है जिसमें दो प्लॉट है? ऐसी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है किंग लियर। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। किंग लियर, किंग लियर में जो है डबल प्लॉट है, एक तो मेन प्लॉट और एक सब प्लॉट। और आपको पता ही होगा इसमें दो स्टोरी चलती है पैरेलल, एक तो स्टोरी ऑफ ग्लॉस्टर और एक स्टोरी ऑफ किंग लियर। दोनों ही मैनिपुलेट किए जाते हैं अपने ही इविल चिल्ड्रन के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा ही मैनिपुलेट किए जाते हैं। और आप इसमें किंग लियर के साथ क्या होता है आपको पता ही है। इसके इसलिए किंग लियर बोलता भी है, अपनी एक कोट भी देता है इसमें, बहुत ही फेमस कोट है, आई एम मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग। मतलब इतना बड़ा तो मैंने अपराध भी नहीं किया जितनी बड़ी मुझे क्या मिली है? सजा मिली है। ये बात किंग लियर बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट्स ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मोर्टल टेस्ट ब्राउट डेथ इनटू द वर्ल्ड। ये मिल्टन की किस पोएम से लाइन है? ये है पैराडाइज लॉस्ट। मतलब इसका पहले तो फर्स्ट वर्जन बताती हूँ। इसका फर्स्ट वर्जन दोबारा से रिपीट करती हूँ, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया। वैसे फर्स्ट वर्जन जो आया था वो 1667 में आया था 10 बुक्स में। सेकेंड एडिशन आया है 12 बुक्स में। वो कौन से ईयर में आया है? 1674 में। तो जो पहला वाला एडिशन था उसमें जो बुक 7 थी और बुक 10, एक बार और रिपीट कर रही हूँ, बुक 7 और बुक 10, उसको स्प्लिट कर दिया था 2 पार्ट्स में। तो 10 बुक्स की सेकंड एडिशन में 12 बुक्स हो गई थी। अब ये क्या है, इसमें क्या बोला है उसने? ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मोर्टल टेस्ट ब्राउट डेथ इनटू द वर्ल्ड। मतलब जब मैंने पहली बार अवज्ञा की थी भगवान के, उसकी ऑर्डर की, उसने वो फॉरबिडन ट्री खा लिया था जिसको मना किया गया था। फॉरबिडन ट्री से वो फ्रूट खा लिया था जिसको मना किया था, वो रेड कलर का था। तो उसके टेस्ट की वजह से क्या हुआ? इस वर्ल्ड में क्या आई? डेथ, मतलब फिर लोगों की मृत्यु होने लगी। ये जन्म मृत्यु वाला कॉन्सेप्ट चलने लगा। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। इसकी जो पैराडाइज लॉस्ट की लॉन्गेस्ट बुक है वो बुक नंबर 9 है, और जो शॉर्टेस्ट बुक है वो बुक नंबर 7 है। ये जो है वर्जिल्स का जो एनियड है उसके ही मैनर्स में लिखा गया है। इनफैक्ट जो वर्जिल का एनियड है और मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है वो सेकेंडरी इपिक कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन से इपिक है? ये सेकेंडरी इपिक माने जाते हैं। मिल्टन ने जो है बहुत ज़्यादा होमरिक सिमली और इपिक सिमली का यूज किया है पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियल एंड कैलिवान, एरियन और कैलिवान आर करेक्टर्स ऑफ विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये दोनों करेक्टर कौन से प्ले के हैं? ये करेक्टर हैं द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट कब आया है? 1611। लास्ट प्ले माना जाता है शेक्सपियर का। स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग उसे बोलते हैं जो किसी भी राइटर का लास्ट वर्क होता है। इसके करेक्टर मैं आपको, इसके मैं ऑलमोस्ट करेक्टर आपको काउंट करा देती हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसका करेक्टर प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो से स्टार्ट करते हैं। प्रोस्पेरो जो होता है वो आउटथ्रोन ड्यूक होता है मिलान का। उसे मिलान से बाहर फेंक दिया गया था, मतलब निकलवा दिया गया था। और वो वहाँ पे आके रहने लगा था एक आइलैंड में, इंचेंट मतलब। फिर सेकंड करेक्टर इसमें उसकी प्रोस्पेरो की डॉटर है मिरांडा, जिसको फॉल्स इन लव विद फर्डिनांड, जो वो प्रिंस ऑफ नेपल्स वो होता है नेपल, वो उसके उसमें हो जाती है, प्यार में पड़ जाती है मिरांडा फर्डिनांड की। थर्ड करेक्टर फिर चलो इसको एरियल को ही ले लेते हैं। एरियल ये बहुत ही मिस्चीवियस स्पिरिट होती है, मतलब एक शरारती स्पिरिट जो प्रोस्पेरो को कहना मानती है और कभी कभी मतलब विजिबल हो जाती है उसके सामने। किसके? प्रोस्पेरो के। उसको उसकी बातों को मानती है, उसी को फॉलो करती है, उसकी बातों को। वो मिस्चीवियस स्पिरिट है ये एरियल। फिर कैलिवान को ही लेते हैं। कैलिवान क्या है? एक बिलीनियस नेचर का है, एक प्रोस्पेरो के स्लेव के रूप में काम करता है, एक गुलाम के रूप में। इसको वो बना लेता है ना प्रोस्पेरो, इसको कंट्रोल कर लेता है।
कैलिवान की ही एक मदर और है इसमें, साइकोरेक्स। साइकोरेक्स प्ले में कभी नहीं दिखाई गई, अनसीन इन द प्ले। वो मदर की, वो कैलिवान की मदर होती है। फिर इसमें 3 स्पिरिट्स हैं जो गॉडेस हैं, जिनका आवाहन किया जाता है, आइरिस, सिरिस एंड जूनो। आइरिस IRIS, सिरिस CERES और जूनो JUNO। ये गॉडेस है, इनको आवाहन किया जाता है जब उसका वो दिखाया जाता है ना, फर्डिनेंड और मिरांडा का मैरिज, तब इनको आह्वान किया जाता है फॉर ब्लेसिंग। अब एक और कौन है, अब अलोंसो है। अलोंसो कौन है? अलोंसो जो है किंग ऑफ नेपल्स है, जो किसका फादर है? फर्डिनेंड का। और अलोंसो का ही एक भाई है, सेबेस्टियन, वो भी वो अलोंसो का भाई है और फर्डिनेंड का क्या हुआ? चाचा हुआ। और एक कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो कौन है? वो प्रोस्पेरो का भाई है, जिसने क्या किया था? हड़प लिया था पोजीशन को, किसकी? ड्यूक ऑफ मिलान की। मतलब उसने उसकी प्रोस्पेरो को बाहर निकलवा दिया था और उसकी ड्यूक ऑफ मिलान का जो वो था उसको हड़प लिया था। और कौन है? और है फर्डिनेंड। फर्डिनेंड कौन है? अलोंसो का बेटा, जो फॉल्स इन लव विद मिरांडा, जो मिरांडा के साथ प्यार में होता है। एक और है करेक्टर इसमें, गोंजालो। वो एक कोर्टर होता है जो सीक्रेटली जो है प्रोस्पेरो और मिरांडा को फूड, वाटर, बुक्स प्रोवाइड करता है जब वे पुश आउट कर दिए जाते हैं ना, तब। एक और है इसमें छोटा सा करेक्टर, स्मॉल करेक्टर, ट्रिंकेलो। ट्रिंकेलो जो है वो किंग्स का जेस्टर है। और एक और है स्मॉल करेक्टर, स्टीफेनो। स्टीफेनो जो है वो फ्रेंड है ट्रिंकेलो का। और 2 करेक्टर और है शॉर्ट से, मतलब जिनका बहुत थोड़ा सा मेंशन हुआ है, एड्रियान और फ्रांसिस्को, वो लॉर्ड्स हैं। और एक फाइनल करेक्टर और बता रही हूँ, बोट्सवेन, BOATSWAIN। इतने करेक्टर हैं पूरे प्ले द टेम्पेस्ट में। ठीक है, बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द बिगेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर इन द फर्स्ट फोलियो? शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश कब हुआ था? पहले तो यही बताना है, 1623। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई शेक्सपियर्स कलीग जॉन हेमिंगे और हेनरी कॉन्डन। ये भी क्वेश्चन आया है, ये किसके द्वारा मतलब ये प्रिपेयर किया गया था? जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डन। ये डेडिकेटेड था टू विलियम हर्बर्ट, 3rd अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, और उसके भाई जो थे फिलिप हर्बर्ट, अर्ल ऑफ मोंटगोमेरी। तो जिसमें जो इसका फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, इसमें से जो है रिचर्ड थर्ड को बिगेस्ट प्ले माना जाता है। वैसे अगर आप पूरा ओवरऑल लो शेक्सपियर का, तो रिचर्ड थर्ड को 4th लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है, आफ्टर मतलब हैमलेट के बाद। लेकिन वैसे अगर आप फर्स्ट फोलियो की बात करोगे तो रिचर्ड थर्ड को ही उसमें सबसे बिगेस्ट प्ले माना जाता है। इसका जो सोर्स है, क्रॉनिकल ऑफ होलिंसेट, हिस्टोरी प्ले का ऑलमोस्ट हिस्टोरी प्ले का सोर्स वही है, क्रॉनिकल ऑफ होलिंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द टर्म एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस? किसने इंट्रोड्यूस किया ये टर्म एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस? एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस एक, वैसे तो मतलब ये तो लिख ही रहा है, आपका आंसर आपको देख ही लिया होगा, हेराल्ड ब्लूम का है। लेकिन ये एक ऐसा सेंस है जैसे कोई आर्टिस्ट है या कोई राइटर है, वो सूनर और लेटर एक्सपीरियंस करेगा कि एवरीथिंग वर्थ डूइंग हैज़ बीन डन बिफोर। मतलब जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, व्हाटएवर, वो सब पहले ऑलरेडी हो चुका है, किया जा चुका है। तो ये जो कंडीशन है, ये ब्लूम्स ने इसको बोला ब्लिटेडनेस, थ्योरी ऑफ ब्लिटेडनेस, यही बोला उन्होंने, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब हम पे पहले ही जो भी इम्पोर्टेंट लिखा जा रहा है, किया जा रहा है, वो पहले उसका कुछ ना कुछ वो पहले हो चुका है, उसका प्रभाव हमारे अभी की हम जो भी कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ये हुई थ्योरी ब्लिटेडनेस की या एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस की, हेराल्ड ब्लूम ने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर दैट हैज़ नो हैप्पी एंडिंग? ऐसी कौन सी कॉमेडी है शेक्सपियर की जिसकी हैप्पी एंडिंग नहीं? ऐसी कॉमेडी है शेक्सपियर की लव स्लेवर लॉस्ट, जैसे तो आपको नाम से पता चल रहा होगा।
लव स्लेवर लॉस्ट, प्यार का जो परिश्रम है वो लॉस्ट हो गया, मतलब जो प्यार पाने के लिए किया था। जो एंडिंग है वो लव लेबर लॉस्ट की, वो हम इसके करेक्टर को लीव्स करती है, मतलब एकदम अनहैप्पी, लीव्स इज करेक्टर अनहैप्पी एंड विदाउट रिजोल्यूशन, मतलब उसका कोई लास्ट में रिजल्ट नहीं निकला। जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में हीरो को हीरोइन मिल जाती है, इसमें हुआ ही नहीं था ऐसे, तो ये थोड़ा अनहैप्पी एंडिंग थी। इट वाज ये लिखा गया था वैसे इंस ऑफ कोर्ट में बिफोर क्वीन एलिजाबेथ के सामने। लव स्लेवर लॉर्ड जो है, इसके बारे में और क्या बताऊँ मैं आपको। लव स्लेवर लॉस्ट में 4 लोग होते हैं, मतलब 4 करेक्टर दिखाए जाते हैं जो फॉल इन लव, मतलब जो पहले तो वो कमिटमेंट करते हैं कि दे विल नेवर फॉल इन लव, लेकिन फिर क्या होता है अपनी विल्स के अगेंस्ट ही उन्हें प्यार हो जाता है। तो लेकिन एंड में क्या होता है, एंड में वो फिर भी नहीं मिलती उन्हें। एंड में क्या होता है, वुमेन जो है वो रिटर्न हो जाती है अपने किंगडम की तरफ फॉर ए ईयर, 1 साल के लिए। आप उसमें ये कहती है कि दे विल मैरी देम, वे उन्हें उनके सामने ये बोल के जाती हैं लास्ट में कि वे उनसे शादी करेंगी अगर वे 1 साल के बाद भी उनके लिए इतने ही ट्रू रहते हैं। उनके लिए अगर सेम फीलिंग जो आज है प्रेजेंट सिचुएशन में, अगर वो 1 साल के बाद सेम फीलिंग रहती है तो देन दे विल थिंक अबाउट द मैरिज। तो इसीलिए इसकी एंडिंग हैप्पी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट इज नोन फॉर आर्ट सेक? कौन सा मूवमेंट है जो आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए जाना जाता है? आर्ट फॉर आर्ट सेक यानी कि एस्थेटिज्म का मूवमेंट। ये 19वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। इसका मोटो है, मतलब जिसका जो मोटो है आर्ट फॉर आर्ट सेक, इसका मतलब यही है कि एक जो वर्क ऑफ आर्ट है वो सेल्फ सफिशेंट होना चाहिए और उसका हैज़ नो अदर एम फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब इसका कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कला को कला की तरह देखना है, कला में लॉजिक नहीं ढूंढना है। ये एस्थेटिज्म का कॉन्सेप्ट था। ये जर्मन फिलोसफर थे एक अलेक्जेंडर बोमगार्टन, उन्होंने दिया था। तो उन्होंने यही बोला था ओवरऑल, उनके कहने का मीनिंग यही था कि आर्ट फॉर आर्ट से, कला को बस कला की तरह देखो, डोंट ट्राई टू फाइंड लॉजिक इन एनी वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इट, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नो पेशेंस, व्हाट वुंड डिड एवर हील बट बाय डिग्री। कितने पुअर हैं वो लोग, यागो ने बोला, कितने बेचारे हैं वो लोग जिनके पास पेशेंस ही नहीं है। व्हाट वुंड डिड यू एवर हील बट बाय डिग्री, मतलब ऐसा कौन सा घाव है, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है वुंड जो पेशेंस से भरा ना जा सके, धैर्य से, मतलब जो ठीक ना हो सके। ये बात जो है याको बोलता है, जो सैटर्न है प्ले का, कौन से प्ले का, ओथेलो का, वो रोड्रिगो से बोलता है अपनी कन्वर्सेशन में। उसे बताता है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ पेशेंस फॉर एनी प्लान टू वर्कआउट, मतलब कोई भी जो पेशेंस की जो महत्वपूर्ण है वो उससे जो है किसी भी प्लान को वर्कआउट किया जा सकता है। जैसे मतलब कि किसी को भी, उनके कहने का मतलब ये था यागो का कि वन मस्ट वेट, किसी को इंतजार करना चाहिए, मतलब व्यक्ति को एक डायलेटेड टाइम का फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, एक सही समय के लिए। अब ये बात यागो रोड्रिगो से बोल रहा था। मैं आपको बताती हूँ कि ये कब बोल रहा था। ओथेलो जब उन्हें पता चलता है, रोड्रिगो को पता चलता है, रोड्रिगो डेस्टिमोना से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि डेस्टिमोना ने जो है भाग के उससे ओथेलो से शादी कर ली। तो वो उसे, लेकिन यागो क्या है, उसे फिर भी विश्वास दिलाता है, किसको, रोड्रिगो, कि तुम्हें अभी भी डेस्टिमोना मिल सकती है, पेशेंस रखो। ये वहीं का रेफरेंस लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन जॉनसन नेम इट एसोसिएटेड विद, वेन जॉनसन का नेम किससे एसोसिएटेड है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से। कैसे? एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एक ऐसे टाइप की कॉमेडी है जो डेवलप तो की गई थी एलिजाबेथन प्लेस में, किसके, वेन जॉनसन की। उन्होंने जो है इसमें 4 तरह का थ्योरी दिया था, एंशिएंट थ्योरी, मतलब 4 ह्यूमर टेम्परामेंट दिए थे जो पॉपुलर हुए थे ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। वो क्या कहते हैं, 4 प्राइमरी फूड्स इन द बॉडी, ब्लड, फेलगम, PHLEGM, कॉलर और मेलंकली। ये 4 ह्यूमर्स दिए थे उन्होंने, किन्होंने, वेन जॉनसन ने। और इनका एलिजाबेथन एज में काफ़ी ये पॉपुलर भी रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी।
अब ये किसके बारे में बोला गया है? अब मैं आपको यही बताऊंगी कि ये किसने बोला है। मतलब मोटिवलेस, जैसे हम किसी से बदला लेते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ तो मोटिव होता है ना, कि कभी हमें उसने हमारे साथ हमारा नुकसान किया हो, हमें हर्ट किया हो। लेकिन यागो का इतना बड़ा मोटिव नहीं था जितना बड़ा उसने इसमें रोल प्ले किया है। जैसे उसने ओथेलो को भड़का के डेस्टिमोनो को मरवा दिया, तो इतना बड़ा मोटिव नहीं था। तो इसलिए उसमें उसको ऐसे यागो को ऐसे दिखाया गया है कि बिल्कुल मोटिवलेस मैलिग्निटी थी, कोई इतना बड़ा वो तो था नहीं उसका यागो को उससे ओथेलो से। तो इसे जो है यागो को बोला गया है मोटिवलेस मैलिग्निटी, मतलब मोटिव था नहीं और इतना बड़ा उसने रोल प्ले कर दिया। इसको माना जाता है ना यागो को सैटर्न प्ले का। एसी ब्रैडली ने ना इसको ये भी बोला है, वैसे क्या बोला है, एसी ब्रैडली ने इसको प्ले को बोला है कि जो मोस्ट पेनफुल एक्साइटिंग एंड द मोस्ट टेरेबल ऑफ द ट्रेजेडीज। एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं, द मोस्ट पेनफुल्ली एक्साइटिंग एंड द मोस्ट टेरेबल ऑफ द ट्रेजेडीज, ये ओथेलो के बारे में बोला है। अच्छा हाँ, मोटिवलेस मैलिग्निटी ये यागो किसने बोला? ये बोला है कॉलेज ने। मतलब कॉलेज ने यागो को संबोधित करते हुए बोला है कि मोटिव हंटिंग ऑफ मोटिवलेस मैलिग्निटी। और ब्रैडली ने क्या बोला है? डेडली कोल्डनेस, ये भी यागो को ही बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल? ये हमारे 4 राइटर ही हैं टीजीटी में, तो हमें ये बताना है कि इनमें सबसे पहले किसका मतलब बर्थ हुआ था। ये मैंने इसके सामने लिख दिया और उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया सीरियल वाइज। आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा ऐसे लगा हुआ, उसमें आपको लगाना है सीरियल वाइज। तो जो विलियम शेक्सपियर है, सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे। विलियम शेक्सपियर का सभी को पता होगा 1564 में 23 अप्रैल 1564 में हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। और इनको जो बैप्टाइज किया गया था 3 डेज़ बाद बैप्टाइज किया जाता है, तो 3 डेज़ बाद 26 अप्रैल 1564 में इनको बैप्टाइज किया गया था। जो इनकी डेथ हुई है विलियम शेक्सपियर की 1616 में हुई है 23 अप्रैल, मतलब 23 अप्रैल को ही जन्म हुआ था, 23 अप्रैल 1564 को। और 23 अप्रैल 1616 को ही इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, और बैप्टाइज किया था 3 दिन बाद, ये भी याद रखना है। सेकंड नंबर पे आया हमारे जॉन मिल्टन साहब। जॉन मिल्टन का क्या हुआ था? जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608, डेड स्ट्रीट थी लंदन की चीप साइड इंग्लैंड में। और जो इनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674, वन हिल रो लंदन में है इंग्लैंड में, वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। फिर हमारे आए वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था अप्रैल 7, 1770। आपने नाम भी सुना होगा, कोकरमाउथ क्यूम्बरलैंड। और जो इनकी डेथ हुई थी वो लंग डिसीज से हुई थी, प्लोरेसी से, वो हुई थी अप्रैल 13 को 1850 में। हमारे नेक्स्ट आए जॉन गाल्सवर्दी। अब जॉन गाल्सवर्दी जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अगस्त को 1867 में किंगस्टन हिल में इंग्लैंड में। जो इनकी डेथ हुई है वो ये 31 जनवरी 1933 हैम्पस्टीड लंदन। तो ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आए विलियम शेक्सपियर, फिर जॉन मिल्टन, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ और नेक्स्ट मतलब लास्ट में जॉन गाल्सवर्थ। यही चारों राइटर हैं हमारे टीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज, मतलब सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो यूज की गई है शेक्सपियर के द्वारा उसके ड्रामाज में, सबसे ज़्यादा मोस्ट पार्ट उसका किसका था? ब्लैंक वर्ड्स का था। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हैं, बहुत सारा अपना राइटिंग। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? उसमें लाइन तो होती है अनराइम्ड और मीटर होता है बिल्कुल डेफिनिट। लाइन तो अनराइम्ड है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, मतलब जहाँ उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स लिखा है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। ब्लैंक वर्ड्स की क्वालिटी में यही 2 बातें आती हैं, अनराइम्ड लाइन और डेफिनिट मीटर। और यूजुअली उन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर का भी प्रयोग मतलब किया है अपनी राइटिंग स्किल में। ओके देन, थैंक यू।